ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन इनफाइनाइट पैरेलल करंट वायर्स। ठीक है, जैसे दो वायर होंगे हमारे पास। पहला ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये दूसरा वायर है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनके बीच में, दोनों में जब करंट फ्लो करेगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, जैसे दो वायर ले लेता हूँ। इनफाइनाइट वायर है, ये पहला वायर ले लिया मैंने और ये वाला दूसरा वाला वायर। ये चलता जाएगा, इसकी लेंथ भी चलती जाएगी। पैरेलल वायर है भाई, ठीक। तो इसकी लेंथ भी चलती जाएगी और इसकी लेंथ भी चलती जाएगी। फिर मैंने ये मान लिया। अब क्वेश्चन ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा I1 और I2। तो I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये फोर्स कैसे लगाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो होगा क्या, ये जो पहला वायर है, ये वायर नंबर 2 के पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इसने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा ये वाला वायर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इस पर फोर्स लग जाएगी। ठीक है, तो कोई किसी भी दो वैल्यू में से मैं एक वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वायर जितना फोर्स इस पे लगाएगा, सेम फोर्स वो वाला वायर इस पे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो मैं क्या करता हूं, पहला वाला वायर है, तो ये पहला वाला वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे किया। कहाँ जा रही है मेरी उंगलियां? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। तो ये कहाँ जा रही है उंगलियां? अंदर, अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यानी कि, और वैसे भी पता है मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में घूमता है, तो इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना ऐसे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसको B1 और यहाँ पे क्रॉस बना दिया। क्लियर? तो पहले वाले वायर ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया B1। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, B1 इक्वल्स म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। r क्या है इनके बीच का, दोनों वायर के बीच का गैप। ठीक है भाई, इस पे फोर्स लगनी है। तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड किसका है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। अब इस पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इसकी मैं लेंथ मान लेता हूं L। इस वाले वायर की मैंने L लेंथ मान ली। मुझे ये निकालना है कि L लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो अब उस पर फोर्स लगेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? I L क्रॉस B। तो ये हो गया, तो I L क्रॉस B। B कितना? B1 लिख दूंगा मैं। ठीक है, I किसका, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। तो ये हो गया हमारा I2, ये फोर्स लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब मुझे यहाँ, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू लिखूंगा ILB साइन थीटा। तो I2 L B1 साइन थीटा कितना भाई? थीटा किसके बीच का होगा? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। ये लेंथ L है। लेंथ का डायरेक्शन कौन सा लेते हैं? जो करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B1 अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहां लिख दूंगा मैं साइन 90 डिग्री। तो F इक्वल्स कितना आ जाएगा? I2 L B1। तो I2 इंटू L इंटू B1, B1 वो रहा, I1 अपॉन 2πr। ये आ गया, साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया। तो F कितना आ गया आपका निकल के? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। तो ये आ गया मेरा फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस। अब इस फोर्स का मैं डायरेक्शन भी निकाल दूंगा। फोर्स का डायरेक्शन कहां से आएगा? इस वेक्टर इक्वेशन से, L क्रॉस B। L बताया था, L का डायरेक्शन करंट की तरफ, तो L ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। तो ये L का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, तो L क्रॉस B करूंगा, तो L क्रॉस B, राइट हैंड लिया, L क्रॉस B, तो इधर आ रहा है। तो यानी फोर्स जो लगेगी वो इस पर इधर लगेगी। इसका मतलब ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मुझे बोल दिया जाए, वैसे मुझे निकालना नहीं है, लेकिन अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा? ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला वायर इस वायर को खींच रहा है और ये वाला वायर इस वाले वायर को खींच रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमसे पूछ ली जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वैसे हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, इसने जो इस पे फोर्स लगाई वही फोर्स ये इस पे लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के। ये है F, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स, लेकिन हमको निकालनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये L जो है वो मैं इधर ले आता हूं, तो F अपॉन L कितना बचेगा?
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो ये याद रखना, दिस टर्म इज कॉल्ड फोर्स एंड दिस F अपॉन L इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसके बेसिस पर एक डेफिनेशन हमें बतानी है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर कितना होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। जैसे मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला था दो वायर हैं, पैरेलल वायर। तो ये दो पैरेलल वायर है, इसमें करंट जा रहा है I1 और I2। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन जो था वो R था, ये मैंने बताया था। तो F का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, F इक्वल्स म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ये लिखा था। फिर मैंने F अपॉन L को कैलकुलेट कर लिया था, ये फोर्स था और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था। तो इट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अब देखो हम ये करते हैं, जो जो हमारे कंट्रोल में उसको हम चेक करते हैं। हमें करंट डिफाइन करना है 1 एम्पियर, तो दोनों करंट को मैं 1 एम्पियर ले लेता हूँ। तो अगर मैं I1 को और I2 को 1 एम्पियर ले लेता हूँ, ले लिया भाई मैंने 1 एम्पियर, और म्यू नॉट तो 2 पाई तो पता ही है तुमको R, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी 1 एम्पियर ले लेता हूँ। तो इनके बीच का सेपरेशन 1 एम्पियर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 1 एम्पियर हो गया, ये वाला करंट और ये वाला करंट भी 1 एम्पियर हो गया, और इनके बीच का जो गैप है वो 1 मीटर हो गया। तो अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो F अपॉन L कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 कितना है 1, I2 कितना है 1 और 2 R कितना है 1, ये आ जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचा। इसका मतलब F अपॉन L की वैल्यू, अब ये वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर 7 -7। यूनिट क्या आएगी, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इट विल बी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आ गई डेफिनेशन 1 एम्पियर की। कैसे, यानी कि अगर मैं दो वायर लूं और उन दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हूं और उनके बीच का सेपरेशन अगर मैं 1 मीटर रखता हूं, तो उनके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, इसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। 1 एम्पियर, तो ये लिखा है 1 एम्पियर। It is the current flowing in the two parallel wires. It is the current flowing in the two parallel wires separated by a distance of 1 meter. Separated by a distance of 1 meter and experiences force per unit length. Force per unit length. Force per unit length of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी और ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आप यहां समझ लो, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अभी मैंने देखा कि जो वायर थे हमारे, उनमें करंट जो था वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, I1 I2। तो करंट जो है दोनों में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, F और F अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाए तो ये I1 और ये I2 अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाए, सॉरी पहले दोनों में ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हम देख ही चुके थे। लेकिन अगर इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब कि I1 में ऊपर I2 में नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, बट दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो याद रखना, जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होता है, दोनों में अपवर्ड, तो अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों में एक में ऊपर और एक में नीचे होता है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे। क्लियर, फोर्स का फॉर्मूला लेकिन वही है। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू दिस स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। ये एक वायर है स्ट्रेट इनफाइनाइट, आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें I2 करंट 25 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसके बगल में एक लूप रखा हुआ है ABCD। तो इस लूप पर हमको नेट फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, इस बगल वाले वायर की वजह से। तो इस वायर की वजह से इस लूप पे फोर्स निकालना। तो अब ये वायर इस पे फोर्स कैसे क्रिएट करेगा, ये वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर फोर्स लगाएगा। तो जो भी नेट फोर्स होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। ये वाला वायर कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये लूप में 4 हिस्से हैं, AB BC CD DA। तो पहले ये स्ट्रेट वायर है हमारे पास, तो ये जैसे अगर मैं देखूं, ये स्ट्रेट वायर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रॉस,
तो यहाँ पे बना देता हूँ बी क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बना दी, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, इस वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने हर जगह। अब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा, भाई फोर्स कहाँ लग रही होगी, फोर्स कैसे कैलकुलेट होती है, एल क्रॉस बी से। तो करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो अब एल क्रॉस बी, एल करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर। तो ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, F1 बोल दिया। इस वाले पे फोर्स किधर लगेगी, करंट किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो करंट स्टेट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एल क्रॉस बी, ये एल ये बी, एल क्रॉस बी। तो इस पर फोर्स कहां लगेगी, ऊपर, F2। इस पर करंट किधर है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी इधर की तरफ, तो इधर हो जाएगा, इस पे इधर की तरफ F3, और F4 सिमिलरली यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए बी जो वायर है वो इसके पास है, ठीक है। और ये वाला, अच्छा एक चीज ये पहले देख लो, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो सिमेट्रिक है इस वायर से, ये हिस्सा सेम दूरी पर है, ये भी हिस्सा सेम दूरी पर है। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बीसी पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना फोर्स होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड और वही फोर्स इस पे होगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में कट जाएंगी। तो कौन सी फोर्स बचेगी, केवल F1 और F3। अब ये वाला फोर्स लगा रहा है, ये ए बी हिस्सा इसके पास है, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो F1 की वैल्यू ज्यादा होगी, ये एरो बना दे रहा हूं मैं ऊपर, ज्यादा होगी। और ये वाला हिस्सा इस वायर से दूर है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कम होगी। तो नेट फोर्स कितना आएगा, F1 माइनस F3, ये वाली ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। तो नेट फोर्स जो आएगा F1 माइनस F3 आएगा, क्लियर, ये आ जाएगा। एक और तरीका बता रहा हूं मैं इस सबको करने का, एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्शन से निकालने का, दूसरा तरीका देख लो। अगर मैं इन सबको हटा दूं, इन सारे कंसेप्ट को हटा दूं जो अभी मैंने बताया, मैं डायरेक्ट भी इसको बता सकता हूं। कैसे डायरेक्ट बता सकता हूं, देखो इसको समझो पहले। डायरेक्ट बताना ज्यादा आसान है मेरे लिए। अभी मैंने बताया, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो रिपेल करते हैं। इसमें करंट ऊपर है और इसमें भी करंट ऊपर है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, F1, क्लियर। इसमें करंट ऊपर है और इसमें करंट नीचे है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो F रिपेल यानी F3 सॉरी। और अभी मैंने बताया था, इस ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, तो इन दोनों पे जो फोर्स क्रिएट होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी, तो इनको मैं ऑलरेडी काट दूंगा। अब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो नेट कितना आएगा, F1 माइनस F3, क्लियर भाई। तो F1 माइनस F3 आएगा। अब मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर, तो नेट मेरी वैल्यू आ जाएगी F नेट इक्वल्स F1 माइनस F3, वेक्टर हटा लिया मैंने इस पे से, तो F इक्वल्स F1, इस पे जो फोर्स लग रही है, तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R1, ठीक है, L अपॉन 2 पाई R1, ये आ जाएगा आपका निकल के। R1 ये डिस्टेंस है, माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R2, ये भाई उसका डिस्टेंस। कॉमन क्या ले लूंगा मैं, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब मैं वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू डाल दूं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। I1 कितना है, 15, और ये कितना है, I2 25। L कितना है, लेंथ, L मतलब वायर की लेंथ, तो लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब 1 अपॉन R1 कितना है, इसका डिस्टेंस R1 है, तो 1 अपॉन 0.02 माइनस इसका डिस्टेंस कितना है 12, 1 अपॉन 0.12, क्लियर। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यहाँ से मैं 10 की पावर माइनस 2 ले लो, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ एलसीएम,
तो एलसीएम ले लूंगा मैं, वैसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ, चलो आपको अगर सॉल्व करना हो तो 12 यहाँ पे मैंने ले लिया, 0 यहाँ से 0.01 तो पूरे से बाहर निकाल लिया, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा ऊपर। क्लियर? सॉरी 10 की पावर 2 आएगा ऊपर ना, 10 की पावर 2, और एलसीएम आ गया 12, तो 6 - 1, तो ये आप सॉल्व कर लो। और फिर फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूँ कि फाइनल आंसर आपका आएगा 7.8 × 10 की पावर, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, -4 न्यूटन। क्लियर भाई? तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसको अगर आपको और सिंपल समझना है तो आप ऐसे सिंपल याद रखो भाई, और सिंपल समझना है, ये सब हटाओ, ये मेरा वायर था, ये था, इसमें करंट ऊपर था, इसमें करंट नीचे था, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट ऊपर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा F1, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे, तो इसको रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स ज्यादा है, इसकी फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? F1 - F3। और इन दोनों का क्या होगा? इस पर फोर्स ऊपर लगेगी, इस पर नीचे लगेगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है I1, ये एक रिबन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रिबन टाइप मान लो, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, वायर से A डिस्टेंस पर रखी हुई है, और इस रिबन में करंट फ्लो कर रहा है IU, मतलब जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो ये वायर और ये एक रिबन ऐसे, तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग रिबन PQRS। तो इस वायर की वजह से इस रिबन पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें पता है। अभी जो रेक्टेंगुलर रिबन है, मान लो ऐसे रिबन है, तो इसकी कुछ जो पहला पॉइंट है वो A डिस्टेंस दूर है, जो लास्ट पॉइंट है वो B डिस्टेंस दूर है, तो रिबन में तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो सबके डिस्टेंस अलग अलग हैं। अगर सबके डिस्टेंस अलग अलग हैं तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा और हर पॉइंट पर फोर्स भी अलग अलग होगी। तो अब मुझे कैसे करना है, यानी चीजें वेरिएबल आ गई, और जब भी चीजें वेरिएबल आती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो मैं इसमें एक छोटा सा हिस्सा मान लेता हूं, मैं एक रिबन का छोटा सा हिस्सा ले ले रहा हूं, ये मान लो मैंने रिबन का छोटा सा हिस्सा ले लिया है, रिबन का छोटा सा हिस्सा, ये रहा टुकड़ा, ये रहा भाई, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट ले लिया, मैंने x डिस्टेंस पे गया और रिबन का छोटा सा हिस्सा ले लिया dx, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? di, तो इसमें di करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर की वजह से इतने हिस्से पे फोर्स निकाल लूंगा, उसको df बोल दूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर? तो फोर्स की जो वैल्यू होती है, तो फोर्स की वैल्यू होती है हमारी F इक्वल्स μ0 I1 I2 L/2πr, ये होती है। तो फोर्स तो हमें छोटे से हिस्से पे निकालनी है, तो हम उसको df बोलेंगे। तो कितना आएगा? μ0, इसमें कितना करंट है? I1, उसमें कितना करंट है? di, कितना भाई? di, लेंथ कितना है उसका? L/2π, इसका वहां से डिस्टेंस कितना है? x, ये आ जाएगा। तो बेसिकली अब मुझे di निकालना होगा। तो पूरा रिबन जो है उसमें करंट I2 जा रहा है, लेकिन हमें निकालना है कि हमारे जो एलिमेंट है उसमें कितना जा रहा है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड, ये पूरी विड्थ कितनी है? पूरी विड्थ है यूनिटरी मेथड, पूरी विड्थ है b में कितना करंट जा रहा है? I, ये जो विड्थ b है इसमें I करंट जा रहा है, तो 1 में कितना जाएगा? I/b, कितना जाएगा? तो बेसिकली इसमें कितना जाएगा? हमारी विड्थ कितनी है? dx, तो dx में कितना जाएगा? I/b इंटू dx, कितना जाएगा? क्लियर? तो ये हमारा कहलाएगा di। क्लियर? तो यहां पे मैं डाल दूंगा अब इसको, तो df विल बी μ0 I1, अच्छा इसमें टोटल करंट I2 था ना, सॉरी यहाँ I2, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I2, μ0 di की वैल्यू लिख दूंगा यहां से I2/2πb और x और dx, ये लिख दिया। अब मुझे भाई इंटीग्रेट ही तो करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब लिमिट लगाऊंगा यहाँ पर, वेरिएबल कौन है यहाँ? चलो पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ। f आ जाएगा μ0, I1 I2 बाहर आ जाएगा, 2πb बाहर आ जाएगा, 1/x dx। क्लियर भाई? x वेरिएबल है, तो यहां से हमारी शुरुआत हो रही है P पॉइंट से, तो P पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी? a, और फिर यहाँ एंड तक जाएगा तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? a+b। तो यहां से लिमिट डलेगी a से लेके a+b, तो f विल बी μ0
I1 I2 अपॉन 2 पाई बी। 1/x का इंटीग्रेशन भाई सबको पता है ln x होता है, तो ln x लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिमिट डाल दूंगा a से लेके a प्लस बी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई बी ln a माइनस ln b। ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b, ये हो जाएगा ln a प्लस b अपॉन सॉरी a। So this is our answer. Clear भाई? So this is our answer. लेंथ हम भूल गए, सॉरी एल भी तो आएगा भाई, यहाँ ये एल था तो यहाँ पे एल लिख दो, यहाँ पे एल बाहर निकाल लो, ये एल बाहर निकाल लो, और यहाँ पर एल और लिख दो, ठीक है ना। एल एन से पहले एल है, ये यहाँ पर एल है और इसके आगे एल एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद है, ये मेरा आंसर। तो भाई देखो अब हमें टॉपिक पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर। इसमें दो केसेस हैं, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। पहले ये वाला केस देखो, केस 1, अपर वायर इज फ्री। ये मेरा लोअर वायर है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये फिक्स है, ये जो है ये फिक्स है, मतलब ये हिल नहीं सकता कहीं भी। ये जो ऊपर वाला वायर है ये फ्री है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है, बट ये नीचे वाला वायर है दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज फ्री। तो ये जो वायर है ये ऊपर वाला वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमें बताना है, और किस इक्विलिब्रियम में रहेगा वो भी बताना है, और इसका टाइम पीरियड बताना है। मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा, बट अभी सिर्फ फॉर्मूला बताऊं। अब इसको देखो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसमें करंट इधर जा रहा है नीचे की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो ये वाला वायर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि भाई करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये तो फिक्स है, ये भाई नीचे गिर सकता है, तो इस पर ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे, mg। अब ध्यान से देखना भाई, mg लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, तो ये वायर किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो वायर इक्विलिब्रियम। अब हमको बताना है कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम आपको याद होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्या होता है, अगर हम किसी चीज को उसकी जगह से हटा के देखते हैं, अगर वो वापस उसी जगह पे लौट के आ रही है, यानी वो स्टेबल है। अगर हमने किसी को उसके इक्विलिब्रियम से हटाया और वो वापस उस जगह लौट के नहीं आ रही, तो वो अनस्टेबल है। तो अभी ये वायर हमारा ऐसा है, अब मैं इसको थोड़ा हटा के देखता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको आप चलो मान लेते हैं, आप मान लो मैं इस वायर को थोड़ा नीचे लेके आया, मान लेते हैं जैसे ही मैं इस वायर को थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, तो mg तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वायर का तो मास वही है, बट सिंस ये वायर इसके पास आ गया, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी, इसको और रिपेल करेगा। अब सोचो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई, mg वही है, तो ये फिर से वायर कहां चला जाएगा, अपने आप ऊपर चला जाएगा। ऐसे फिर से समझ लो, अभी मान लेते हैं ये वाली वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, और ये वाली वैल्यू भी 10 न्यूटन है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है 10-10। जैसे ही मैं वायर को नीचे लेके आऊंगा, तो मैग्नेटिक, ये तो 10 न्यूटन ही रहेगा, बट ये वाला मान लेते 12 न्यूटन हो गया, तो वायर पे किधर फोर्स लगी, ऊपर, तो वायर वापस से उसी पोजीशन पे चला जाएगा। अगर वायर वापस अपनी पोजीशन पे लौट के जा रहा है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना है इसको, ठीक है। और टाइम पीरियड मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिराइव करके दिखा दूंगा। टाइम पीरियड आप लिख लो 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ये टाइम पीरियड होता है। यानी वायर अगर ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे SHM करेगा ना, वायर SHM करेगा, तो उसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इतना होगा। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है भाई, मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, लोअर वायर इज फ्री, ऊपर वाला वायर है ये फिक्स है, लोअर वायर है ये ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है, तो ये फिक्स है और ये मूव कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या होगा, इसमें करंट राइट साइड में, इसमें भी करंट राइट साइड में, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लेता हूं मैं इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी, और सिंस ये नीचे गिर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी। तो इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, नेट फोर्स 0 होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। अब हमें पता करना है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के देखो वायर को अपनी जगह से, मान लेता हूं इस वायर को मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूं, अभी मैं इसको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, मान लो 10 न्यूटन, और ये भी कितनी है भाई हमारी 10 न्यूटन। अगर मैं वायर को थोड़ा नीचे लेके आया, इस वाले वायर को थोड़ा नीचे लेके आया, तो ये इस वाले वायर से दूर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मान लो 8 न्यूटन, बट ग्रेविटेशन की वैल्यू कम नहीं होगी। तो ये वायर अभी यहां तक 10 और 10 दोनों इक्वल थे, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे लाया,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी 10 है, बट मैग्नेटिक फोर्स मान लो 8 न्यूटन हो गई, तो ये वायर और नीचे चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने इस वायर को इसकी पोजीशन से हटाया तो ये और दूर चला गया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टाइम पीरियड वही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड एसएचएम तो कर एसएचएम, ठीक है। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना भी चाहें, वैसे तो इक्विलिब्रियम है, टाइम पीरियड हम नहीं डिफाइन कर रहे इसमें कि भाई वो वापस नहीं आ रहा। इसमें टाइम पीरियड याद रखना T इक्वल्स टू पाई अंडर रूट R बाई जी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड इसमें आएगा, हम इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये अनस्टेबल, ठीक है भाई। ओके भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, दो वायर दे रखे हैं आपको ए बी और सी डी, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, ये भी एक्सटेंड कर रहा है, ये भी एक्सटेंड कर रहा है। एक में करंट 20 एम्पियर है, एक में करंट 30 एम्पियर है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 0.01। वायर सी डी इज फिक्स्ड, ये मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ये जो सी डी वायर है इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ फिक्स्ड, भाई ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स है। एंड ए बी इज फ्री टू मूव, ए बी जो है वो अप डाउन मोशन कर सकता है, ठीक। शो दैट व्हेन ए बी इज स्लाइटली डिप्रेस्ड इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम। अगर मान लो मैं ए को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, नीचे करता हूँ, तो ये एसएचएम मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें शो करना है, ठीक। एंड फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो अभी मैंने 2 केस कराए थे इससे पहले, उसका केस नंबर 1 है, क्योंकि उसी में वो एसएचएम कर रहा था, हमने टाइम पीरियड भी निकाला था। यहाँ मैं डिराइव करके दिखा दूंगा कि कैसे आएगा वो, वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा। तो अभी सिंपल देखो भाई, क्वेश्चन समझ गए, ये 2 वायर हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला फिक्स है, ये वाला मूव कर सकता है। अगर मैं इस वाले वायर को थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो हमें एसएचएम शो करना है कि एसएचएम करेगा, और दूसरी बार इसका टाइम पीरियड भी निकालना है। तो अभी मैं मान लेता हूँ ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस पर है, और मैं मान लेता हूँ इस वायर को मैंने थोड़ा एक्स नीचे खींचा, किधर खींचा? एक्स। पहले मैं फोर्स देखता हूँ कि अभी कौन कौन सी फोर्स लग रही है। पहले मान लेते हैं सही ऊपर ही रखा है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, तो मैग्नेटिक ये इसको रिपेल करेगा, क्यों भाई? क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नीचे, mg। अब मुझे इस वायर का मास तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक एल लेंथ ले लेता हूँ। तो मैंने इस वायर का एल लेंथ ले लिया यहां से यहां तक, ठीक। अब तो फिर भी मास निकालना पड़ेगा, तो मैं एक टर्म ले लेता हूँ स्मॉल m, या म्यू ले लो आप, वो आपकी मर्जी है। स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। क्या है स्मॉल m? मास पर यूनिट लेंथ। याद रखना है स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो हमने l लेंथ लिया है, तो मास कितना हो जाएगा? m इंटू एल, बिकॉज स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ का मास m है, तो हमारे पास l लेंथ है, तो m इंटू एल इंटू जी, ये हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया हमारा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो हमें शो करना है कि ऐसा चल। तो अभी ये यहाँ पे रखा है, अगर मैंने इसको x डिस्टेंस नीचे ला दिया, जैसे ही मैं इसको x डिस्टेंस नीचे लाऊंगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो उतना ही रहेगा, बट ये जो फोर्स है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही रहेगा, बट ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे सॉल्व करना है कि भाई कितना फोर्स होगा। तो अब मैं रीस्टोरिंग फोर्स निकालूंगा कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। तो एट इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूं पहले, कि जब वो इक्विलिब्रियम पर है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो m इंटू एल इंटू जी के बराबर है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर है। मैग्नेटिक फोर्स है कितना? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r, ये है, और ये m इंटू एल इंटू जी के बराबर है। ये मैंने एक चीज नोट करके रख ली। अब मैंने क्या किया, उसको x डिस्टेंस नीचे लाया, तो अब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स वही रहेगा। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स कितना बचेगा? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो रीस्टोरिंग फोर्स बचेगा Fv माइनस ml इंटू जी। तो अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अब भाई x डिस्टेंस नीचे आ चुका है ना, तो पहले डिस्टेंस r था, अब x नीचे आ चुका है, तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r माइनस एक्स। क्लियर हुआ भाई? पहले डिस्टेंस r था, वो x डिस्टेंस नीचे आया, तो 2 पाई r माइनस एक्स माइनस ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की पहले से वैल्यू लिख सकता हूं, ये है भाई ग्रेविटेशनल की वैल्यू, तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r किया जाएगा। तो ये मेरा रीस्टोरिंग फोर्स है, याद होगा आप सबको रीस्टोरिंग फोर्स। तो F रीस्टोरिंग इक्वल्स, कॉमन ले लेता हूं मैं, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, एलसीएम भाई 1 अपॉन r माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन r, ये आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, याद रखना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R इंटू आर माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा R माइनस आर प्लस एक्स, R से R कट गया। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है x, ये बहुत छोटा होगा क्योंकि हमने हल्का से तो डिस्प्लेसमेंट किया है, तो r माइनस एक्स की जगह मैं r भी लिख सकता हूं। तो f रीस्टोरिंग कितना बचेगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो आएगा उसको मैं ये r आएगा और r से r कट गया, ऊपर केवल x लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा r स्क्वायर, क्योंकि r माइनस एक्स, एक्स बहुत छोटा है तो एक बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी गई तो वही रहेगी, ये आ गई। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रही। अब आपको अगर एसएचएम की इक्वेशन याद हो तो एसएचएम की इक्वेशन आपको याद होगी, F इक्वल्स माइनस के एक्स होती थी ये। तो यानी यहां पर अच्छा रिस्टोरिंग, सिंस वो डिस्प्लेस नीचे हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रही है, तो इस पूरी क्वांटिटी की आगे, इस पूरी क्वांटिटी के आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको और इसको रिलेट करके देखो, तो ये वाला टर्म किसका रोल प्ले कर रहा है हमारा, ये वाला टर्म किसका रोल प्ले कर रहा है, के का। याद करो, के का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास के आ जाएगा। तो व्हाट इज अवर के, के इज म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, ये आ गया के। अब टाइम पीरियड कितना आता था, T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट M बाई के। ये हमारा टर्म आ गया ना, T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट M बाई के, ये आता था। अब हमने एक टर्म निकाला था अभी, m की वैल्यू जो शुरुआत में लिखी हुई थी। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड आएगा। अब थोड़ा भी याद करो, यहाँ पे मैंने m की वैल्यू एक लिखी हुई थी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, इसको लिखा था मैंने mgl, याद आया, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ से क्या है, मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो m की वैल्यू आ जाएगी ये m है, बाकी सबको इधर पहुंचा दिया। तो ये मेरी वैल्यू जो है वो, और k की वैल्यू मुझको पता ही है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो m विल बी L अपॉन mgl, मास पर यूनिट लेंथ है। अच्छा एक चीज और याद रखना, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो होती है T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट M बाई के, यानी ये मास होता है। अगर ये मास होता है तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, मास को क्या लिखूंगा, स्मॉल m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो m इंटू एल अपॉन के, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू यहां से डालूंगा, तो T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m इंटू एल की वैल्यू डाल रहा हूं, m इंटू एल की, ये m है ये l है, तो m इंटू एल की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R m इंटू एल डिवाइडेड बाई g, ये आ जाएगी। और डिवाइडेड बाई k, तो यहां पर k से और डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो k कितना है, ये रहा k हमारा, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, सारे टर्म कट गए भाई, आपको समझ आ गया होगा, सारे टर्म कट गए, एक R से R स्क्वायर बचा, तो T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट R। R क्या था, इनिशियल डिस्टेंस, यानी 0.01 अपॉन G 9.8। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। सो दिस इज अवर टाइम। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन बाय।